गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज इससे पहले हमने मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार कर लिया, स्वतंत्रता कौन कौन सी समानता है, कानून के समक्ष समानता के बारे में बात किया, और फिर बाद में धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों के ऊपर। उसके बाद में हमने बात की रोजगार की समानता की बात की, और उसके बाद में छुआछूत का अंत प्लस लास्ट में उपाधियों के अंत के बारे में बात की। तो यानी कि राइट टू इक्वलिटी हमारा कवर हो गया। अभी आप सुन पा रहे हो बेटा सभी? एक बार आवाज दे दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। समानता के बाद स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों में हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता हासिल है, कौन कौन सी स्वतंत्रता आपको मिली है। तो सबसे पहले है आपके पास में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, मेन स्वतंत्रता है आपकी ये स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेके और 22 तक में दे रखा है। ठीक है ना? हमने 18 तक करे थे पहले, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अब 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो स्वतंत्रता में सबसे पहले आपकी है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी। इसका सब पार्ट है स्वतंत्रता का, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी। यानी कि जो भी भारत के नागरिक हैं, सबको भारत का नागरिक होने के नाते उनको भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी अपने आप स्वतः मिल जाती है। अब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होने के नाते इसको इंग्लिश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से। ठीक है? तो हर नागरिक को, देश के नागरिक को अपने विचार को व्यक्त करने, दूसरों के सामने अपने विचारों को रखने की इंडिपेंडेंस है। सब कोई अपने विचारों को सामने, दूसरों के सामने रख सकते हैं। यानी कि जो अपनी बातें हैं, अब विचारों को रखने का मतलब आपके पास में बहुत सारे मीडिया हैं जिसके थ्रू आप अपने विचार जनता के सामने, पब्लिक के सामने रख सकते हो। जैसे टेली मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। तो इससे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को रखने की आजादी है। ठीक है ना? और इसी के साथ में असेंबली की आजादी है। आप अपना पीसफुल असेंबली मतलब कहीं पर भी इकट्ठा होकर अपनी बातों को सामने रख सकते हो, दूसरों के सामने पीसफुल वे में अपनी बातें रख सकते हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी एक संगठन बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो अपनी बातों को रखने के लिए, और कोई भी आंदोलन कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, अगर हमारे पास में ये भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं होती तो हम ना तो एक साथ इकट्ठा होकर कुछ कह सकते, कोई भी अपने सरकार आपकी बातों को रखने नहीं देती। लेकिन क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कौन सी स्वतंत्रता? भाषण देने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकते हो दूसरों के सामने। इसके जो भी तरीके हैं, आप मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूज़पेपर, टीवी। तो ये आपका अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, किसी का मतलब किसी का रहमो करम के ऊपर नहीं है। और साथ ही साथ इसी आजादी के अंदर आपको ये भी अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस,
कि भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर, आज के दिन तो जम्मू कश्मीर भी बोल सकते हो, चाहे आप ईस्टर्न क्षेत्र में कहीं पर भी आपको रहने की, टेम्परेरी घूमने की स्वतंत्रता है, परमानेंट सेटलमेंट होने की स्वतंत्रता है। तो इसी के ऊपर कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। और स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता के अंदर आपकी ये भी आजादी है कि आप, आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको अपना कोई भी प्रोफेशन चूज करने की आजादी है। ठीक है, आप कोई भी व्यवसाय, प्रोफेशन चूज कर सकते हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण की आजादी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, उसके बाद में असेंबली होने की, कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो ग्रुप के अंदर, एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, मूवमेंट का मतलब आंदोलन कर सकते हो, और आपको आजादी है देश के, आर्टिकल 19 ये आजादी देता है, अनुच्छेद 19 आपको आजादी देते हैं कि आप देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, टेम्परेरी बच सकते हो, वहां पर अपना प्रोफेशन कर सकते हो, व्यवसाय चुन सकते हो। अब देखो, ये मैं जब कहता हूं सारी आपको आजादी है, साथ ही इस आजादी के ऊपर कुछ आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। और ये आपकी आजादी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल अनियंत्रित है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर नियंत्रण है। जैसे आपको असेंबली आजादी है, आपको कहीं पर भी ग्रुप के अंदर इकट्ठा होने की, लेकिन देश में जब अगर इस तरह की, जैसे आज के दिन जो परिस्थितियां चली हुई है, ठीक है ना, कोविड का, तो हमने इसके अंदर भाई एक साथ में ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की आजादी नहीं दे रखी। ठीक है, जब धारा 144 लगा दी जाती है कहीं पर, तो वहां पर ज्यादा लोग, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर किसी क्षेत्र के अंदर कंटेनमेंट जोन, जैसे आजकल आप सब जान ही गए हो, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस क्षेत्र में फलानी बीमारी फैली हुई है, तो उस क्षेत्र में जाने की आजादी नहीं है। कुछ सैनिक जो जगह हैं वहां पर सबको घूमने की आजादी नहीं है। फिर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो आदिवासी इलाके हैं, उस एरिया में नहीं। तो आपको बहुत सारी आजादी के बारे में बात की मैंने, उसके ऊपर कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कौन कौन सी आजादी नहीं है, वो उनके ऊपर किस तरह के नियंत्रण लगे हुए हैं, वो सारे जेन्यून नियंत्रण है। भाई अगर सरकार ने कहीं पर दंगा हो रहा है, और दंगा होने के टाइम पे हमको भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि सरकार ने जो आर्टिकल 144 लगा दिया कि 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसके पीछे पर्पस होता है, और तब तक के लिए वो आजादी के ऊपर आपके नियंत्रण लगा रहता है, जब तक कि वहां पर स्थिति सुधर नहीं जाती। तो आपको बहुत सारी आजादी है, जहां पर हम स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, लेकिन उन आजादी के ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, नियंत्रण भी लगे हुए हैं। बात समझ गए मेरी बात? और किस तरह के नियंत्रण लगे हुए हैं उसके बारे में हम आपको बता सकें। साथ में प्रोफेशन भी चूज करने की आपको अधिकार है, कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में ये भी इसके ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि कल कोई बोले कि मैं बम ही बनाऊंगा भाई, मेरे को तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है, तो वो मोनोपोली है, उसके ऊपर एक अधिकार सिर्फ सरकार का है, बाकी देश के नागरिक नहीं बना सकते। तो ये बात समझ गए आपको कौन कौन सी आजादी है और उनके ऊपर किस तरह के नियंत्रण है, और उन नियंत्रण को क्यों रखा गया है, ये बात आपको समझ में आ गई? अगर आगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। जब बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं, तुम लोग कोशिश कर रहे होंगे। तो अब आपके, ये तो आर्टिकल 19 के अंदर दिया है। अब आर्टिकल 20 जो आपका कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसी में स्वतंत्रता के अधिकार में ही है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, कन्विक्शन
conviction in against offense. Protection against कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अगर आपके देश के अंदर, ये आपने भी देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अपराध कर देना और अपराध के लिए दोष सिद्ध होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि दोषी करार दिया जाने के बाद ही आप किसी को बोल सकते हो कि वो अपराधी है। जब न्यायालय कोर्ट के द्वारा ये सिद्ध हो जाए कि फलाना आदमी दोषी है, तभी आप उसको बोल सकते हो कि दोषी है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी, देखो कई लोगों के ऊपर किसी तरह के बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन जब तक वो आरोप कोर्ट के द्वारा प्रूव नहीं हो जाते तब तक वो आरोपी कहलाएंगे। यानी कि तब तक उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता जबकि न्यायालय जो है उसको ये प्रूव नहीं कर दे कि ये फलाने अपराध के लिए दोषी है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? जब तक न्यायालय के द्वारा किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक हम, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे अपने पार्टीज होती है, अपोजिशन पार्टीज के लोगों के ऊपर दुनिया भर के चार्जेस लगा देती है, ठीक है ना, चुनाव के टाइम में ज्यादातर देखने को आता है। तो जब तक कि न्यायालय इस चीज को प्रूव ना हो जाए, न्यायालय में सुनवाई होकर ये बात प्रूव नहीं हो जाती, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता। इसी में आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड सिविल लिबर्टी। अब इसका मतलब यह है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। भाई सब इंसानों को जीवन जीने का अधिकार है, तो इसका मतलब यह है कि इतनी आसानी से आप बगैर एक कानूनी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए किसी का जीवन नहीं छीना जा सकता, ठीक है ना। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए एक तरीका है और वो तरीका फॉलो होना होगा, और वो तरीका फॉलो होने के बाद ही आप किसी की जिंदगी ले सकते हो। यानी कि अगर किसी ने मर्डर भी किया है तो मर्डर करने के बाद में कोर्ट के द्वारा जब तक कि उसको प्रूव नहीं हो जाए कि इसने अपराध किया है तब तक आप किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी नहीं छीन सकते। ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला अधिकार है, आर्टिकल 21 ये देता है। ठीक है, तो हर इंसान को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कानून के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसको अपनाकर ही किसी को आप अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए सबसे पहले तरीका है कि उसको जाया जाएगा, उसको बताएगी पुलिस कि आपने ये अपराध किया है, और उसके अरेस्ट वारंट शो करेगी, और उसके बाद में विद इन 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, फिर उसके मेडिकल होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपराध किया सीधा उसको उठाया, घर से उठा के सीधा जेल में बंद कर दिया, तो ये तरीका नहीं होगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब यह है जो कानूनी प्रक्रिया है
अगर कानूनी प्रक्रिया को पूरी कर कर ही आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है वो मैंने आपको समझा दिया। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जो कानून को फॉलो किया जाएगा पूरा, और उसको फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट किया जाएगा, विद इन 24 आवर कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद में उसको अपना पक्ष रखने के लिए वकील करने की इजाजत दी जाएगी, वो अपना पक्ष रखेगा। ये सारा तरीका है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। जो कानून से एक तरीका बनाया हुआ है, उस तरीके को अपनाते हुए ही आप किसी की पर्सनल लाइफ या लिबर्टी छीन सकते हो। अब आपने सोचो किसी को सीधा घर से उठा लिया मान लो पुलिस ने, और उसको सीधा अरेस्ट कर दिया, तो उसका लिबर्टी कहाँ रही, उसकी स्वतंत्रता तो खत्म हो गई। हो सकता है उसने अपराध नहीं किया हो, तो पहले हमें उसको उसके अधिकार देने होंगे, फिर उसके बाद में उसको अरेस्ट किया जाएगा, 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट अगर ये मानता है कि हाँ इसके अगेंस्ट में इनफ एविडेंस है, तभी जाके आप उसको आगे की प्रोसीडिंग्स जो है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में चलेगी, नहीं तो अब उसको वहीं पर छोड़ा जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई कि अपराधों के लिए जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इसी के अंदर में ही, स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर ही, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, जीवन की रक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को मतलब क्या बोलेंगे, जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब शरीर की। ये आपके फिर आर्टिकल 21A के अंदर ही और भी जोड़ा है, वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है, ये बाद में ऐड किया गया है। ये पहले आपके शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं था। अब हमने क्या किया, सबको जिनके एक निश्चित आयु हो गई 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक की एज तक का, सबको कंपल्सरी मैंडेटरी एजुकेशन दिलाना, ये सबके पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सबको शिक्षा का अधिकार किस लिए दिया गया है, ताकि देश की जनता के सभी नागरिक एटलीस्ट लिटरेट हो, पढ़े लिखे, नहीं तो मतलब वो एक मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबको, तो हमें शिक्षा का अधिकार देकर ये प्राइमरी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, और ये भी आपके स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर ही है। अब लास्ट में आता है आपका इसी के अंदर अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। अभियुक्तों और सजा पाए, तो ये वही है आर्टिकल 21 में भी, जो आपने आर्टिकल 20 में देखा था, आर्टिकल 22 में भी वही चीज है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ अभियुक्तों को सजा पाए लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं। जिनको आपने एक्यूज मान लिया, उनको उनके भी कुछ अधिकार है, उसके बारे में ये बात करते हैं। ये किस तरह का, जैसे कि भाई आप अरेस्ट करने के टाइम में जो मैंने अभी गिनाया था ना आपको, कि जो भी आदमी को
हम अरेस्ट करेंगे तो उसके लिए भी एक फॉलो करना पड़ता है प्रोसीजर, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन इसी के अंदर एक है निवारक नजरबंदी बोलते हैं, ठीक है ना। निवारक नजरबंदी का मतलब डिटेंशन के, देखो ज्यादातर तो आपने सुना है, आप इस बात को एग्री भी करेंगे कि जब तक कोई आदमी अपराध नहीं करता उसको, तब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जब तक किसी ने कोई ऑफेंस न किए हो, कोई गलत कार्य का दोषी नहीं हो, मार पिटाई नहीं की हो, किसी का मर्डर नहीं किया हो, तब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। यहां तक तो आप जानते हो। लेकिन अब इसमें आर्टिकल 21 एक अलग से बात कहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि निवारक नजरबंदी के नाम से, ठीक है ना, डिटेंशन। ये डिटेंशन क्या है, किसी भी आदमी को बगैर अपराध किए हुए भी सरकार क्या कर सकती है, उसको डिटेंशन कर सकती है। नजरबंदी मतलब उसको हाउस अरेस्ट रखा जा सकता है, लोगों से उसका मिलना जुलना बंद किया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अब ये किया तो था सरकार की तरफ से, जो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, ये किया तो इसका कुछ अच्छे बेनिफिट के बारे में था, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा होता है। अब किया क्यों था इस तरह का, भाई कोई देशद्रोह करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, जिसके किसी के स्पीच देने से, इस तरह का इंफ्लामेटरी स्पीच दे रहा है कोई इंसान, जिसके स्पीच से, भाषण से देश के अंदर अव्यवस्था फैल सकती है, ठीक है ना। किसी के स्पीच देने की वजह से, भाषण देने की वजह से वो किसी को भड़का रहा है, देश के खिलाफ भड़का रहा है, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, तो ऐसे इंसान ने सिर्फ भाषण दिया है, कोई अपराध तो नहीं किया, उसने किसी को गोली तो नहीं मारी है, लेकिन उसकी स्पीच देने से ही देश के अंदर अशांति फैल सकती है, दंगे हो सकते हैं। तो इस बात का आपको पहले से ही आसार लग रहा है कि ये फलाना आदमी है, अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी स्पीच देगा, हेटर्ड स्पीच देगा, नफरत फैलाएगा ये समाज के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके अपराध करने से पहले, स्पीच देने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह का डिटेंशन, अरेस्ट या डिटेंशन करते हैं, और निवारक नजरबंदी है। और इसको समय समय पर इसकी सीमा को बढ़ा सकते हो। शुरू में किसी को मान लो कि 3 महीने के लिए अरेस्ट किया है, फिर उसकी सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करते हुए। तो ये क्यों रखा गया, ये आपको पता लग गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जाता है, ये बात समझ में आ गया आपको। निवारक नजरबंदी, ताकि देश के अंदर अशांति फैलाने वाले आदमी का पहले से ही सरकार को पता लग गया है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में, हमने आपको एग्जांपल में बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस देके रखा था, उसको हमने खत्म किया। और आर्टिकल 370 के स्टेटस को खत्म करते हुए ही हमें लग रहा था कि कुछ लोग, जैसे फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं, और मुफ्ती मोहम्मद की जो लड़की है, जो वहां के लोकल लीडर्स हैं, उनसे ऐसा हमको अंदेशा लग रहा था कि ये देश के अंदर अव्यवस्था, पीस, जो शांति बनी हुई है, इसको ये लोग नष्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने सरकार की तरफ से निवारक नजरबंदी, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है, उनको पहले से ही अरेस्ट करके उनके घर के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया। तो देखा जाए तो ये उनके जो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है ना। किसी के आप कैसे, आप किसी को बगैर अपराध किए अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में देश के अंदर शांति को बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो प्रोविजन रखा गया है क्यों है, क्योंकि देश के अंदर अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं, इमरजेंसी आपातकाल की सिचुएशन बनती है, जिससे कुछ लोगों की वजह से देश के अंदर दंगे हो सकते हैं, वो कहीं पर अशांति फैलाता है, तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रखा गया है, ठीक है। तो आज हमने किस बारे में बात की, ये मोटे तौर के ऊपर
आपके स्वतंत्रता के अधिकार में बात की गई। अब स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले हमने बात की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी को ये फ्रीडम है कि अपने विचार आप प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू अपने विचार जनता के सामने, सरकार के क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर सरकार की पॉलिसी को लेकर जनता को, पब्लिक को ये लगता है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज। ठीक है, तो ये आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपकी असेंबली का, कि शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं पर सभा कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, असेंबली कर सकते हो, संगठित होके लोग अपनी बातें कहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, आप ग्रुप के अंदर इकट्ठा हो सकते हो, बातें कर सकते हो, किसी विचार, किसी सब्जेक्ट के ऊपर विचार मंथन कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार के ऊपर किस तरह के नियंत्रण है वो मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इनके ऊपर। आपको ग्रुप के अंदर इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन जब कहीं पर इकट्ठा होने की मनाही हो, जैसे भी अभी कोविड का सिचुएशन है तो सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, मेरे को एसोसिएशन ग्रुप बनाने की आजादी है। अब उस आजादी के ऊपर नियंत्रण लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है। तो अभी आप नहीं बोलोगे कि मेरे को सभा करनी है, मेरे को तो सरकार की बुराइयां करनी है, मैं तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करूंगा, अब वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इन सर्टेन पीरियड में जब सरकार अपनी तरफ से कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है तो हमको उसका फॉलो करना पड़ता है। आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कहीं पर भी परमानेंटली रेजिडेंस करने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके आपको रहने की स्वतंत्रता है, बसने की, घूमने की स्वतंत्रता है, कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उसके ऊपर भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो मैंने आपको बता दिए। उनके ऊपर किस तरह के नियंत्रण है कि कुछ ऐसा एरिया है, कैंटोनमेंट अलग है, कि आर्मी का एरिया है, वहां पर आप जाके नहीं रह सकते। कुछ एक क्षेत्र है जो सरकार की तरफ से मनाही है, वहां पर आप नहीं रह सकते। जहां पर स्पेशल स्टेटस, जैसे आर्टिकल 370 का स्टेटस था जम्मू कश्मीर में, जो आज के दिन नहीं है, तो वहां पर किसी को परमानेंटली सेटल्ड नहीं हो सकते थे, वहां के सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को परमानेंट सेटलमेंट का अलाउड नहीं था। तो अब इन कुछ जो जहां पर बंधन लगे हुए हैं, बाकी जगह पे पूरे देश में आपको परमानेंटली सेटल्ड होने की आजादी है। आपको कोई भी प्रोफेशन को चूज करने की आजादी है। मैं पूरा का पूरा रिवीजन कर दिया आपको, कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो, इसके ऊपर कोई मनाही नहीं है। लेकिन अब ये नहीं है कि भाई मैं तो टेररिस्ट बनना चाहता हूँ, ये प्रोफेशन में नहीं आएगा। कोई बोले मुझे तो न्यूक्लियर वेपन बनाना है, परमाणु बम बनाना है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसके अंदर मोनोपोली है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, बाकी लोग वो प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इस तरह के संगठन नहीं बना सकते, कोई आपराधिक संगठन नहीं बना सकते, कोई आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं कर सकते जो जिसका मोनोपोली सरकार के पास ही है। तो इस तरह के, फिर आपको आ गया था शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना, तो शिक्षा के अधिकार के बारे में भी आपको बात किया, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अभियुक्तों को और सजा पाए लोगों को भी अधिकार है। जो जिन्होंने किसी तरह का अपराध किया है उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। और कोई भी कानून, मैं लास्ट वाला ही बता रहा हूं, अभियुक्तों को अधिकार की बात कर रहे हैं, कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता। कहने का मतलब, आज किसी ने अपराध किया है और उसके लिए सजा आज के कानून नहीं, किसी ने सजा 10 साल पहले किसी ने कोई अपराध किया है, सपोज करो, या आप सोचिए कि 2 साल पहले, सपोज करो 2 साल पहले कोई अपराध किया है और उसके लिए उस टाइम में उस अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा 6 महीने थी। ठीक है,
2 साल पहले किसी ने अपराध किया और उस टाइम में उस क्राइम के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा 6 महीने दी जा सकती थी, लेकिन अब वो कानून बदल करके उसके लिए फांसी की सजा हो गई। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने जो पहले 2 साल पहले अपराध किया उसको वो 2 साल पहले जो कानून लागू हुआ था उसके मुताबिक सजा मिलेगी, ना कि आज जो कानून बनाया है जिसके, सपोज करो किसी ने रेप किया है, रेप के लिए बहुत सारे देशों में आज हैंग कर देते हैं, ठीक है ना, फांसी की सजा है। लेकिन वो आज अगर वो फांसी की सजा की है, लेकिन 2 साल पहले मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स था, तो 2 साल पहले जिस अपराधी ने रेप की जो कांड किया है उसके लिए उसको उस हिसाब से सजा मिलेगी। वो उसकी सजा 6 महीने है तो 6 महीने होगी। अगर अभी कोई क्राइम करेगा तो उसको आगे, अगर अभी किसी को रेप के लिए मान लो कि हैंग अंटिल डेथ है कि जब तक उसको फांसी पे लटकाइए तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो आज का कानून अब आगे अपराध करने वालों के लिए लागू होगा, यानी रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलेगा, पीछे वालों के लिए लागू नहीं होगा। दूसरा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, या अपराधी के मैं अधिकारों की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाते हैं, तो उनके भी अधिकार है हमारे देश के अंदर। अगर किसी ने अपराध किया है, एक अपराध के लिए अदालत की तरफ से एक बार सजा दे दी गई है, तो उसको दोबारा से आप सजा नहीं दे सकते। तो ये आपके पूरे समानता के अधिकार के बारे में आज हमने बात की। इसी के साथ में आज हम यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं बेटा। फिर आज आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। कल 2 टॉपिक ले लेंगे। आज वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ही बात किया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में आपके 2 टॉपिक हो गए, एक समानता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो हम फिनिश करते हैं यहीं पर ही, क्योंकि नेक्स्ट वाली भी क्लास है बेटा हमारी अभी। राइट, सी यू अगेन। एग्जिट कर सकते हो आप।